आपने पिछला वीडियो आपने ढंग से देखा होगा। पिछला 3 वीडियो में से एक था आपका नंबर 19 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, और नंबर 20 और 21 आपका डीपीपी का सॉल्यूशन था। तो देखो, तो 20 और 21 तो डीपीपी का सॉल्यूशन था, लेकिन आज के इस लेक्चर को समझने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के हिसाब से अगर देखें तो, चाहे वो बोर्ड हो या फिर आपका जेई एडवांस, जेई मेन या नीट हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गॉस लॉ को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 19 देखना ही होगा। आपने से जो भी उसको अभी तक नहीं देखा है उसको आप देखिए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लेक्चर नंबर 19 को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना होगा। तो आपसे एक चीज का आग्रह है, मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को सीक्वेंस में जितना जल्दी हो सके देखिए। आप ये टालने वाली बात जो कर रहे हैं ना कुछ लोग, कि आराम से वीडियो आ रहा है, जगह जमा कर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो वीडियो जिस दिन अपलोड हो, कोशिश कीजिए कि उसको उस दिन कर लेना है, और पहले का अगर कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी देख के निपट लो, क्योंकि पढ़ाई एकदम सीक्वेंस में ही है। आप किसी भी एक लेक्चर को छोड़ के अगले में जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको जो गिनती के हिसाब से है, जो काउंटिंग है, वो इसलिए दी जाती है ताकि आपको सीक्वेंस पता चले कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैमा वीडियो है। समझ गए ना? तो आप जरा सीक्वेंस में देखिएगा। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ लीजिएगा, तब जाके आज आपका लेक्चर समझ में आपको आएगा। ठीक है? तो मैं फिर 19 की बात कर रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आज बात करता हूं, और उससे रिलेटेड जो जिसके लिए इंतजाम हम लोग कर रहे थे, वो गॉस लॉ, उसके बारे में आज बात की जाएगी। ओके? तो चलो पहले पिछले क्लास का कुछ रिकैप कर लेते हैं। कुछ मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ ईएफएलएस पे डिपेंड करती है कि किसी एक एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है। ठीक है? ये आपको बता रखा है। उसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म फील्ड में भी और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, है ना? तो उसी में हम लोग अब आगे आज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद जो मेन हमारा मोटिव है, जो कि गॉस लॉ के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके? तो स्टार्ट करें। तो दोस्तों, अब मैं आपके रिवीजन के लिए एक प्रॉब्लम करके बताता हूं। देखो क्या है, ये एक क्यूब है ना, जिसके हर एक साइड की लेंथ क्या है, एल। ये कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बस ये होगा कि इस प्रॉब्लम के थ्रू लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपको रिकैप हो जाएंगे। तो अब ये क्यूब है और इसको रख दिया गया है यूनिफॉर्म फील्ड में। फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई। तो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब देखो, इस क्यूब से नेट फ्लक्स आपको पूछा जा रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली बात कि ये एक क्लोज सरफेस है, ये ओपन सरफेस नहीं है। मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस का। क्लोज सरफेस एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, तो उस केस में एरिया वेक्टर जो है, आप हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल को कंसीडर करेंगे। तो पहले क्यूब में देखो, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं। तो आपको पता है क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक बॉक्स के सहारे आपको बताता हूं। जैसे मान लो, हालांकि ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, सारे लेंथ सेम नहीं है इसके, सारे साइड्स, लेकिन आप मान लो। तो ये बॉक्स जो है आपका एक क्यूब मान के चलो। तो एक सरफेस अप हो गया, एक डाउन, 2, 3 आपके तरफ, कैमरा की तरफ, 4th इसके बिहाइंड, 5th इसके फ्रंट में, और 6th इसके बैक में। तो टोटल कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस। और लाइंस, जो फील्ड की लाइंस है वो किधर है, मान लो
वो आपकी सारी लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टली है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप सोचो इसका एरिया वेक्टर दिखाओ, तो टोटल 6 सरफेस है तो 6 एरिया वेक्टर होंगे, और एरिया वेक्टर जो होंगे हर एक सरफेस का वो परपेंडिकुलर होगा उसके प्लेन पे और आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो खुद देखो मैं सारे सरफेस पे दिखाता हूं, जैसे मान लो अपर सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। अब इस सरफेस का जो तुम लोग की तरफ है वो उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नीचे वाले का डाउन होगा, बिहाइंड वाले का पीछे होगा, देख लो पीछे होगा इस तरीके से, इधर वाले का हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा एंड इसका हॉरिजॉन्टली नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगा। तो हम लोग को यहां जब नेट फ्लक्स की बात आएगी, नेट फ्लक्स जब मेरे से पूछा जाएगा तो मैं इंडिविजुअली टोटल 6 सरफेसेस का हमें कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। 5 5 5 6 टोटल 6 सरफेस का फ्लक्स। लेकिन इतना आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है क्योंकि इसके 4 सरफेस तो बेकार है। कौन से 4 सरफेस? तो देखो फील्ड किधर है? हॉरिजॉन्टल। तो फील्ड जो आपको याद होगा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो आप देखो सबसे ऊपर वाला सरफेस ये गया आपका ऊपर, यानी इसको मान लो अगर आप y एक्सिस तो एरिया वेक्टर इसका y के लॉन्ग है, तो x एक्सिस के लॉन्ग फील्ड है तो ये फील्ड के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका फील्ड भी इसका भी एरिया परपेंडिकुलर। एरिया देखो तुम लोग की तरफ है, फील्ड तो आपका x के लॉन्ग है। डाउन वाले का भी परपेंडिकुलर क्योंकि फील्ड आपका अलोंग है और ये किधर है? डाउन नीचे, इसका भी परपेंडिकुलर। पीछे वाले के साथ भी यही हुआ। तो टोटल 4 सरफेस अप डाउन फ्रंट बिहाइंड, ये 4 सरफेस के जो एरिया वेक्टर होंगे वो फील्ड के ऊपर क्या होंगे? परपेंडिकुलर, जिसको मैं बोर्ड पे यहां दिखा सकता हूं। एक ऊपर हो गया, देख लो, मान लो इसको A1, एक नीचे वाले सरफेस का हो गया A2। 2 का दिखाना बोर्ड पे आसान है, तीसरा तुम लोग की तरफ हुआ जिसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ये A3, और बैक वाला हो गया A4। तो ये 4 तो परपेंडिकुलर हो गए, तो ऑटोमेटिकली φ1 भी आपका 0, φ2 भी 0, φ3 भी 0, φ4 भी 0। अब बच गए 2 एरिया। कौन कौन से? एक जो कि फील्ड के अलोंग होगा जिसको मान लो A5, और एक जो फील्ड के अपोजिट होगा। मतलब क्या होगा कि एक इधर वाला एरिया फील्ड के अलोंग होगा और ये फील्ड के ठीक अपोजिट, यानी ये एरिया फील्ड के साथ, सोचो फील्ड के साथ 0 का एंगल बना रहा होगा और ये एरिया फील्ड के साथ 180 का बना रहा होगा। तो फाइनली फाई नेट इक्वल्स टू, देखो क्या हो गया, तो क्यूब का एक सरफेस एरिया होता है आपका L स्क्वायर, है ना? स्क्वायर ही होता है, तो लेंथ भी L, विड्थ भी L, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस 0। कॉस 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये फील्ड के अलोंग है। फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम। और ये A6 जो है ये अपोजिट है, तो क्या लिखोगे? प्लस L स्क्वायर E और cos 180। तो दोस्तों तुम जानते हो cos 0 होता है 1, तो ये हो गया आपका E L स्क्वायर और cos 180 हो गया -1, तो ये आपका हो गया -E L स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो गया? ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए तो ये निकल के आ गया 0। तो इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स जो निकल के आ गया 0। तो देखो, तो जिस तरीके से अब यहां एक पॉइंट नोटिस करने वाला है, तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं एक चीज तुमको समझाता हूं, ठीक है? लिख लो। तो अब यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, है ना? मैं बोर्ड पे 2 डायग्राम को ड्रॉ किया है, मैंने बोर्ड पे 2 डायग्राम को ड्रॉ किया है। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, और ये तो आज ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां भी नेट फ्लक्स 0 है और यहां भी नेट फ्लक्स 0 है। तो मैं अब इसमें आपको क्या समझाने जा रहा हूं वो देखो, सुनो। आपको याद होगा
एक सिलेंडर को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं तो इस पे नेट फ्लक्स 0 आता था। इसको मैथमेटिकली हमने प्रूव किया था। क्या किया था इसमें, टोटल याद करो, रिमेंबर कि 3 एरिया लिए गए थे, 2 ये फ्लैट एरिया और एक ये सिलिंड्रिकल एरिया। ये जो दोनों फ्लैट एरिया हैं, इधर वाले और इधर वाले और इधर वाला, तो ये बीच वाला तो परपेंडिकुलर गया था क्योंकि इसका एरिया वेक्टर आप ऊपर ड्रॉ करोगे तो वो फील्ड के साथ 90, तो उसने 0 फ्लक्स कंट्रीब्यूट किया। इधर वाले के लिए अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो फील्ड के पैरेलल, और इसकी एरिया वेक्टर इस तरफ होगी क्योंकि आप जानते हो ये क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल ही लोगे, तो इसकी एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 180 का एंगल बना रही है। ओके, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के साथ 0, तो जितना ये पॉजिटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा उतना ये नेगेटिव फ्लक्स, नेट क्या हो गया 0। इसके बारे में मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया कि टोटल 6 सरफेस आउट ऑफ 6 सरफेस 4 के एरिया वेक्टर्स जो हैं वो फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, और बाकी 2 का जो फ्लक्स आया, एक का पॉजिटिव आया एक का नेगेटिव। तो तुम क्या देख रहे हो, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों ही क्लोज सरफेस है, दोनों को ही फील्ड में रखा गया और दोनों पे ही नेट फ्लक्स आ रहा है 0। तो एक यहां से मैथमेटिकल कंक्लूजन के अलावे एक नॉर्मल कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखो मैं क्या ड्रॉ करता, क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा अभी गॉस लॉ में। देखो मेरा क्या करना है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो फ्लक्स का मतलब होता है कि गिवन सरफेस से EFLS का क्रॉस करना, है ना। गिवन सरफेस से EFLS अगर पास करती है, EFLS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करती हैं तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट होता है। तो तुमने यहां गौर किया होगा कि कुछ लाइनें तो सिलिंड्रिकल सरफेस को टच भी नहीं कर रही हैं, वो बाहर से चली गई, और बाकी जो लाइंस हैं जो एक बार यहां पे इंटर कर रही हैं वो एग्जिट भी हो रही हैं। देखो इंटर हो रही है, एग्जिट हो रही है, यहां भी यही हो रहा है, इंटर हो रहा है तो एग्जिट हो रहा है। मतलब कि हो क्या रहा है कि क्लोज सरफेस को जब किसी फील्ड में रखते हैं तो लाइनें उसको 2 बार इंटरसेक्ट करती हैं, एक बार एंट्री करती हैं और एक बार एग्जिट लेती है उसके किसी और सरफेस से। तो एक रूल है यहां पे, जस्ट समझो, किसी भी क्लोज सरफेस में, दिस इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस विच इज प्लेस्ड इन एनी फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए वैलिड होगा, अभी मैं नॉन यूनिफॉर्म का भी करके आपको दिखाऊंगा। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उससे कोई लाइन इंटर भी करती है और एग्जिट भी लेती है तो उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा 0। क्योंकि होगा क्या कि इंटर करते समय वो नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि एंट्री होगी वॉल्यूम में तो एरिया वेक्टर होगा बाहर की ओर, और जब एग्जिट होगा, जब लाइनें बाहर निकलेंगी तो एरिया वेक्टर और फील्ड क्या होगा, पैरेलल, वहां वो पॉजिटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगी। तो एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर किसी सरफेस, क्लोज सरफेस, याद रखना दिस इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस में कोई लाइन जब इंटर करती है तो नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करती है एंट्री के समय, जैसे यहां इंटर हो रही है, एंट्री के समय नेगेटिव, और जब एग्जिट लेती है तो पॉजिटिव। और नेट फ्लक्स उस केस में देखोगे, अगर जितनी लाइनें इंटर हुई और वो सारी लाइनें बाहर भी जा रही हैं तो नेट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो फ्लक्स का होगा 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका साइज एंड शेप क्या है। अब जैसे सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल के लिए तो इसको आराम से प्रूव कर दिया गया, मैथमेटिकली भी मैंने प्रूव किया कि 0 कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये मेरा फंडा याद रखोगे तो आपको किसी भी सरफेस के थ्रू आप बता पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कल को एक स्फीयर दे दिया, दिस इज स्फीयर, है ना, ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर है तो क्लोज सरफेस है, और मान लो इसको भी अगर हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, अब ये यूनिफॉर्म फील्ड में,
और तुमसे कोई पूछ ले कि कितना फ्लक्स होगा, तो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम देख रहे हो कि हर वो लाइन जो एक बार इंटर कर रहा है वो एग्जिट भी ले रहा है, तो इंटर करते समय वो नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, एग्जिट लेते समय पॉजिटिव फ्लक्स। तो इसका नेट फ्लक्स क्या हो गया दोस्तों? जीरो। एकदम कोई मैथमेटिकल प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी तो ये स्फेयर है, अब मान लो ये स्फेयर के बजाय कोई भी एक एसिमेट्रिकल सरफेस ले लो। अब इसका कुछ भी नाम नहीं है, लेकिन एक बात पक्की बात है कि ये क्लोज्ड सरफेस। क्या है? क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्लोज्ड सरफेस, इसको भी मान लो हमने उसी फील्ड में रख दिया, तो उस फील्ड में रख दिया, कोई पूछेगा कितना फ्लक्स है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि भैया जो लाइन क्रॉस कर रही है वो बाहर भी निकल रही है, क्रॉस करते समय वो नेगेटिव फ्लक्स देगी, आउट होते समय वो पॉजिटिव फ्लक्स देगी, तो अल्टीमेटली आपका जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या निकल के आ जाएगा? जीरो। तो ये बात तुम देख लो। अभी तो मैंने बोर्ड पे जितना भी एग्जांपल लिया उन सभी में क्लोज सरफेस और यूनिफॉर्म फील्ड लिया। अब मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी बताता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो ये वैलिड है वो सबके लिए वैलिड है। बस याद रखना ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं। सीधी सी बात है। इवन आपको बस ये ध्यान रखना है, सरफेस भी छोड़ दो, आप ये दिमाग में रखो कि अगर कोई लाइन किसी भी सरफेस को दो बार इंटरसेक्ट करती है, एंट्री और एग्जिट, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ्लक्स होगा वो कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। ठीक है, तो आप इस पे एक बार लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए करके देखते हैं। मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज से EFLS ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसके सामने कोई स्फेयर रख दो। ये स्फेयर है, कैसा है? क्लोज्ड सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। तुम तो जानते हो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो KQ/R² होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन भी देखो अलग अलग है। अब अगर कोई पूछेगा इस स्फेयर से जो हमने यहां कंसीडर कर लिया है, इससे फ्लक्स कितना होगा, तो दोस्तों इसका जवाब है जीरो। एकदम आराम से कर सकते हैं। क्यों? तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया। आप देखो जितनी भी लाइनें इसमें इंटर कर रही हैं, जो भी लाइन इसमें इंटर कर रही हैं, दे ऑल्सो गेट एग्जिट फ्रॉम अदर साइड। तो इंटर भी कर रही हैं, एग्जिट भी हो रही हैं। तो इसका मतलब है यहां पे इन्होंने नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट किया और यहां पे इन्होंने पॉजिटिव। जितनी लाइनें इंटर कर रही हैं, अल्टीमेटली फ्लक्स मींस व्हाट? फ्लक्स मींस EFLS पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। तो भाई जितनी लाइनें इंटर कर रही हैं वो एग्जिट भी कर रही हैं, तो नेट जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? जीरो। और आज ही जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां से मैथमेटिकली ही प्रूव कर सकते हैं कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्योंकि मैं गॉस में बताऊंगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब नेट चार्ज जीरो होता है तो फ्लक्स होता है जीरो। वो बात की बात है, आप उस पर भी ध्यान मत दो। लेकिन फिलहाल जो मैंने ट्रिक बताया उससे भी देखो, इसका जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? जीरो। क्योंकि जो लाइनें इंटर हो रही हैं वो बाहर भी एग्जिट हो रही हैं। ठीक इसी तरीके से देखो, मान लो अगर ये सिलेंडर है, ये हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब जब ये सिलेंडर ले लिया और यहां इसके एक सरफेस के पास में एक पॉइंट चार्ज बाहर में ले लिया, सिलेंडर के अंदर नहीं है, सिलेंडर से बाहर है। अब इससे जो भी लाइनें निकलेंगी, तुम देखो, तुम देखते जाओ बस, इससे जो भी लाइनें निकल रही हैं EFLS, वो इस सिलेंडर को कम से कम 2 बार तो इंटरसेक्ट कर ही रही है। आप देख सकते हो कि वो
इस सरफेस के थ्रू एंट्री ले रही है और एग्जिट वो इस सिलेंड्रिकल से भी ले रही है और यहां से भी ले रही है। तो उस केस में अगर यहां भी तुमसे कोई पूछ ले कि सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना हुआ, तीनों सरफेस को अगर ऐड अप कर देंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइंस दो बार अगर किसी क्लोज सरफेस को क्रॉस कर जाए तो उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और जैसा कि तुम देख रहे हो, अब जो अगला एग्जांपल मैं बताऊंगा वो आपको गॉस तक पहुंचा देगा, तो इसलिए अगला एग्जांपल आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए आप। तो दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कशन जो अपना है वो गॉस लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिर मैं वो एक पहले से किया हुआ एग्जांपल सॉल्व करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो बताऊंगा याद करो। जब हमने एक पॉइंट चार्ज को एक स्फीयर के सेंटर पे रखा था और उसका रिजल्ट याद करो Q/ε0 आया था, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि इस रिजल्ट को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी गॉस लॉ को समझने में। तो अभी देखो आप फिर से उस एग्जांपल को आप थोड़ा रिमेंबर करो, रिकैप करो। एक स्फेरिकल सरफेस था दोस्तों, उसके सेंटर पे ये एक पॉइंट चार्ज था, याद है आपको। इस स्फेयर से हमें निकालना था फ्लक्स। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने इसके लिए EFLS ड्रॉ किया, तो इससे जितनी भी लाइन निकलेंगी वो इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर आ जाएंगी। अब एक बात गौर करना, यहां फ्लक्स कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि कुछ देर पहले क्या हुआ था कि ये स्फेयर था और लाइनें ऐसे जाती थी, तो वो इसको एंट्री भी करती थी, एग्जिट भी लेती थी। देखो इस पूरे सरफेस को दो बार कट करती थी, लेकिन यहां क्या है कि लाइन कहीं बाहर से नहीं आ रही है, लाइन आपका अंदर में ही ओरिजिनेट हुआ। कहां से भाई? तो इस +Q से। और जब वो बाहर निकल के आया, ठीक है ना, तो वो एक बार सिर्फ एग्जिट लिया, तो यानी यहां पे लाइंस की एग्जिट हो रही है। तो हम पहले ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स जो आएगा वो नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ आएगा और वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लाइन सिर्फ यहाँ पे एग्जिट ले रही है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको याद होगा, क्या किए थे हम लोग? एक छोटा सा एरिया काटे थे हम लोग, है ना, क्योंकि ये फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? तो डायरेक्शन अलग अलग है, भले ही मैग्नीट्यूड सब जगह जितना भी डिस्टेंस है, मान लो इस स्फीयर का रेडियस अगर r है, तो फील्ड इसके सरफेस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड Q/4πε0r², जो कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। फील्ड का मैग्नीट्यूड भले ही सब जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो आप याद करो मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं d∅। तो d∅ इक्वल्स टू E.dA, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका आउटवर्ड है ही, और छोटा सा जो एरिया तुम कट करोगे तो एरिया भी तुम जानते हो, क्लोज सरफेस का एरिया बाहर की ओर ही होगा। छोटा सा एरिया तो छोटा सा एरिया वेक्टर आउटवर्ड। अब dA और E का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो d∅ इक्वल्स टू E की जगह लिख दो Q/4πε0r² इंटू dA इंटू cos 0। cos 0 क्यों हो गया? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम है। तो cos 0 क्या हो गया? 1। तो नेट फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ही छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट करो। तो छोटे फ्लक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो अंदर में क्या आया फिर, Q/4πε0r² इंटू dA। ये सारा चीज हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है, मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आज इसकी जरूरत है हमें। अब इसमें जो जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो, क्योंकि कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, छोटा सा एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, ये सेटिंग सब जगह लग जाएगी आपकी। तो जो भी है इनको बाहर निकाल लो। तो phi इक्वल्स टू Q/4πε0r², और इधर बच गया आपका छोटा सा एरिया dA। तो dA का इंटीग्रेशन, dA क्या है भाई? छोटा सा एरिया है इस स्फीयर का,
इन सभी एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो इन सभी एरिया को जोड़ने से क्या होगा कि आपका यहाँ पे, तो इन सभी एरिया को अगर इंटीग्रेट कर देंगे छोटे छोटे डीए को, तो ये क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई भी कैंसिल। तो फाइनली जो फ्लक्स निकल के आया था दोस्तों, याद करो, ये फ्लक्स निकल के आया हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात ध्यान रखो, फाइनल रिजल्ट में क्या निकल के आया, फाइनल रिजल्ट में आया कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसको हमने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, फ्लक्स। अगर मान लो ये हमने पहले कर रखा है, अभी हमने देखा कि इसके लिए कितना आंसर निकल के आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पॉजिटिव फ्लक्स आया, पॉजिटिव आना भी था क्योंकि लाइन बाहर निकल रही है। मान लो कि इसी में अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, अभी बहुत सारा चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तुम केयरफुल्ली पूरा कंसंट्रेशन से सुनते रहना, बार बार ध्यान से इसको सुनो। अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज ले लें, अब अगर इस नेगेटिव चार्ज की बात करें और जैसे यहां स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज था, यहां स्फीयर के अंदर क्या है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। अब इस स्फीयर, इस पॉइंट चार्ज के लिए आप EFLS ड्रॉ करो तो आपको याद होगा कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती हैं। तो देखो ऐसे हो गया। अब हम लोग एक चीज पक्का समझ रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें चार्ज अंदर में है पॉजिटिव और उससे लाइनें प्रोड्यूस होके बाहर जा रही हैं। इसमें लाइंस बाहर से आके अंदर वाले चार्ज पे खत्म हो रही है। लेकिन एक चीज है कि यहां भी लाइन इस सरफेस को एक बार ही क्रॉस करती है, तो यानी फ्लक्स तो यहां कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कहोगे नेगेटिव क्यों, तो अभी आपको समझाया, एग्जिट लेने वाले लाइन को अगर हम लोग प्लस बोल रहे हैं तो एंट्री लेने वाले लाइन से हमारा जो फ्लक्स आता है वो नेगेटिव आता है। तुमको मैंने बताया था कि एग्जिट वाला पॉजिटिव काउंट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है और एंट्री वाला आपका नेगेटिव। आप कहोगे कि नहीं सर मेरे को इसका मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए, वो भी हो जाएगा। आप जैसे यहां पे छोटा सा एरिया कट किए हो, आप यहां भी एरिया ले सकते हो, तो एरिया वेक्टर तो अभी भी आपका क्लोज सरफेस के हिसाब से बाहर ही आएगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए तो रूल है कि एरिया वेक्टर हमेशा किधर आना है, आउटवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो वो तो है इनवर्ड, तो यहां पे जो एंगल लोगे 180 डिग्रीज का, और ये बात हर एक जगह होगी, हर एक जगह। यहां पे देखो एरिया वेक्टर बाहर DA और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो आप देखो इन दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस आ गया। डिफरेंस ये आ गया कि यहां पे हमने जब E डॉट DA में लिया था तो cos 0 लिया था, जिसकी वजह से हमको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन यहां पे दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, तो जब आप D phi निकालने जाओगे तो लिखोगे EDA cos 180 और ये आएगा -1। तो -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक माइनस हमेशा लास्ट तक रह जाएगा। और फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके बारे में मैंने पहले ही बोल रखा है कि प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में तुम देखोगे, कैलकुलेट करके देख लो इस तरीके से, इसका वैल्यू निकल के आएगा -Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोस्तों कि इस केस में आपका फ्लक्स आया नेगेटिव, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि यहां भी फ्लक्स जो आया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां भी आया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस फर्क ये है कि एक का पॉजिटिव फ्लक्स है, एक का नेगेटिव। तो यहां से कुछ आइडिया गॉस ने लगाया, जबरदस्त आइडिया गॉस ने लगाया। अब क्या आइडिया गॉस ने लगाया वो मैं आपको अगले डायग्राम में बताता हूं। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लो,
अब फिर देखो गॉस ने क्या दिमाग लगाया। तो दोस्तों अब ये एग्जाम्पल तो कई बार आपके सामने आ चुका है। तो आपने देखा कि इस केस में आपका जो नेट फ्लक्स निकल के आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज इसने घेर के रखा हुआ है उसके वजह से इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है और फ्लक्स भी जो निकल के आपका आया कितना आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से गॉस क्या बोलते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं। मान लो ये जब फॉर्मूला हमारा जब निकल के आ रहा था तो तुम गौर किए होगे, पिछला स्लाइड में देखना कि जब हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नीचे R स्क्वायर आया था और सरफेस एरिया भी आया था। कहने का मतलब है कि मान लो इसी चार्ज को ले लेते हैं, है ना। अब ये एक सरफेस ले लो, एक और सरफेस ले लो, एक और सरफेस ले लो। अब तुम खुद अपना दिमाग लगाओ जो गॉस ने लगाया। उनका कहना था कि अगर मान लो कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लाइनें क्रॉस होती हैं। तो मान लो ये 3 सरफेस है 1 2 3, तो जो लाइन यहां से निकलेगी वो तो इन तीनों को ही क्रॉस करेगी किसी भी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों ही कंडीशन में अगर देखें हम लोग यहां पे, इन तीनों ही कंडीशन में अगर देखें तो अगर मान लो कि किसी चार्ज को किसी छोटे स्फीयर से सराउंड करो या उससे बड़े स्फीयर से सराउंड करो या उससे और बड़े स्फीयर से सराउंड करो, तीनों ही केस में जो फ्लक्स आना चाहिए दैट इज φ1 φ2 और φ3 वो सेम आना चाहिए। ये किसका आर्ग्यूमेंट था? गॉस का। तो गॉस का ये कहना था दोस्तों कि चार्ज जो है, जो फ्लक्स है वो इस एरिया के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो इस एरिया के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका एरिया का साइज क्या है। वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज का कितना है। क्योंकि तुम देख लो, आप सीधी सी बात है कि अगर इस चार्ज से निकलने वाली लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगी तो वो इसको भी क्रॉस करेंगी और नंबर ऑफ लाइंस तो सबसे सेम ही पास हो रही है। तुम कहो कि नहीं मेरे को ये आर्ग्यूमेंट में भरोसा नहीं है, मेरे को मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। तो मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए फिर तो आप ये वाला क्वेश्चन बना दो। जब भी आपको ये कोई कहे कि गॉस को प्रूव करो, तो गॉस को प्रूव करने के लिए मैंने इसको 2 बार आपके सामने सॉल्व किया है। तो जब भी आप ई डीए को इंटीग्रेट करोगे तो देखो, आप ध्यान दो कि बड़ा सरफेस लोगे तो उसका रेडियस बड़ा होगा, तो उसका रेडियस बड़ा होगा। तो जब भी तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, जैसे देखो फाई इक्वल्स टू तुम्हारा क्या निकल के आ रहा था, फाई इक्वल्स टू निकल के आ रहा था, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दोगे Q बाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू DA, है ना भाई। तो Q बाई 4 पाई R स्क्वायर तो बाहर आ गया और ये DA का इंटीग्रेशन। अब DA का इंटीग्रेशन एरिया तो एप्सिलॉन नॉट छूट गया यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो तुम गौर करो कि ये R स्क्वायर तो हमेशा कैंसिल ही हो जाएगा। तो जब रेडियस मैटर ही नहीं कर रहा है तो हर हालत में फ्लक्स को डिसाइड करने वाला कौन है? ये चार्ज Q। तो मैं यही आपको बोल रहा हूं कि ये जो Q चार्ज है आपका, ये Q चार्ज आपका डिसाइड करेगा कि फ्लक्स अंदर कितना होगा। यही गॉस का कहना था कि आप साइज पे मत जाओ कि कौन सा साइज ले रहे हो, उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना है। तो इसका मतलब हो गया कि φ1 φ2 और φ3 इन तीनों ही केस में जो फ्लक्स का वैल्यू होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप ये समझ लो, या तो आप लॉजिक से समझो कि नंबर ऑफ लाइंस सेम पास हो रही है, या फिर आप मैथमेटिकली प्रूव करोगे तो वहां से R स्क्वायर भी कट हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। इस गॉस ने एक ये बात तो बताई कि साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, हर एक केस में आपका जो फ्लक्स देखो वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इतना ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को एक और लेवल पे वो आगे लेके गए। क्या किए सो देखो। अब क्या हम लोग करेंगे, जैसे भी देखो मैंने सिमेट्रिकली यहां स्फीयर्स ड्रॉ किए, है ना। तो वो क्या किए, जैसे मान लो अब ये प्लस Q चार्ज, वो क्या आर्ग्यूमेंट किए कि स्फीयर क्यों,
अगर इसको मैं कोई भी रैंडम जिसका कुछ भी आकार हो, एसिमेट्रिकल, एनीथिंग, कुछ भी आकार हो और कोई पूछ दे कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो उसका भी जवाब उन्होंने क्या दिया कि अल्टीमेटली कि देखो, उन्होंने यही बोला कि ये तो वही पॉइंट चार्ज है जो वो स्फीयर के अंदर है। तो अभी भी इससे जो EFLS का कॉन्सेप्ट है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ लाइंस भी जो यहां से निकलेंगी वो उतना ही निकल रही होंगी। ठीक है ना? तो अब खुद सोच के तुम देखो, यहां पे इन जगहों पे तो हमने इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन इस टाइप के स्ट्रक्चर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है। लेकिन गॉस ने ये काम हम लोग के लिए बहुत आसान कर दिया। वो बोले कि देखो कि अगर यहां हर एक सरफेस से सेम नंबर ऑफ लाइंस यहां निकल रही हैं, तो वही चार्ज यहां भी है, तो उससे भी उतना ही लाइन निकलेंगी, भले ही सरफेस का शेप कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो, आखिर क्रॉस करने वाली लाइंस की संख्या क्या है, वही है जो वहां स्फीयर के केस में। तो इस केस में भी जो आंसर होगा दोस्तों वो Q/ε0 ही होगा। तो देखो कितना आसानी से अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जा सकते हैं। हो सकता है कल को हमको ये कोई कह दे कि ये रहा क्यूब, ध्यान से देखना, ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर कहीं पे कोई एक -Q चार्ज रख दो। कैसा चार्ज रख दो? -Q। तो सीधी सी बात है, अब क्या होंगी, तो इस पे लाइनें आके कटेंगी। तो अब देखो, आपको फिर यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्यूब एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? -Q। तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख दो -Q/ε0। हाँ, यहां ध्यान रखो कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। वजह क्या है वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि लाइनें इंटर करेंगी, तो इंटर करने वाली लाइनें क्लोज सरफेस के लिए नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करती है। तो देखो, गॉस ने ये आर्ग्यूमेंट करके किसी भी सरफेस के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दैट मस्ट बी क्लोज्ड। गॉस की ये सारी आर्ग्यूमेंट साइज या शेप यानी आकार और टाइप कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। गॉस लॉ का जो गॉस की जो आर्ग्यूमेंट है कि सीधा सीधा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ε0 ही फ्लक्स होगा, ये उनकी आर्ग्यूमेंट, उनकी ये लॉजिक हर एक जगह लग सकती है, लेकिन शर्त है, कंडीशन है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। तभी ना वो तुम बोल पाओगे। मान लो ये आधा अधूरा सरफेस होता तो फिर वो लाइन वाली बात, जैसे हम लोग देखो ये सरफेस पूरी तरीके से क्लोज है, तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जितनी लाइनें यहां निकली उतनी ही लाइनें यहां जो निकली वो इस सरफेस को टच करेगी। अदरवाइज मान लो किसी एरिया में सरफेस ही नहीं होता तो वहां से जैसे लाइन निकलती वो फ्लक्स में काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों गॉस लॉ लगाना जरूर है, लेकिन उसके केस में अपने को ध्यान ये रखना है कि सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया कि आखिर गॉस लॉ कोई अलग सा चीज नहीं है। गॉस ने दरअसल क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने का एक लॉजिक दिया था, बिना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को यूज किए हुए। उनका सिंपल आर्ग्यूमेंट था कि कोई भी क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज्ड सरफेस से, बार बार बोल रहा हूं, क्लोज सरफेस की मैं आपको डेफिनेशन पहले दे चुका हूं, कोई भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो उसके अंदर रहने वाले टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ε0, जो कि आप देख रहे हो। और चार्ज का साइन पुट करना नहीं बोलना है ना दोस्तों। तो यहां से कुछ गॉस का आपको आइडिया लगा होगा। अब चूंकि ये एग्जाम में देखो, कंपटीशन में तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, और साथ ही साथ ये बोर्ड में इसके ऊपर LQ आता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, प्रूव इट। तो प्रूव करने के लिए तो आप इसको प्रूव कर देना यहां से, और तो मैं भी स्टेटमेंट लिखूंगा। फिर उसके बाद तो कहोगे सर गॉस का क्या फायदा हुआ? क्या गॉस का सिर्फ ये फायदा हुआ कि इससे क्लोज सरफेस का फ्लक्स आएगा? नहीं, अभी इसका बहुत लंबा चौड़ा एप्लीकेशन है, वो आप देखना 1 बाय 1 करके। तो पहले आप इसको लिखो और मैं गॉस का स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको आप लिख लो। तो दोस्तों मैंने
गॉस के बारे में पूरा स्टेटमेंट और उनका लॉ क्या करता है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप एक बार इसको ढंग से देखो और फिर राइट डाउन भी करना है हमें, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने फर्स्ट लिखा जो तुम्हें बताया कि एक फंडामेंटल लॉ है जिसका काम ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, वो भी कैसे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। और उस क्लोज सरफेस का नाम गॉसियन सरफेस भी होता है। बहुत ये टफ नहीं है, अरे क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस पे तुम गॉस लॉ लगा रहे हो तो सरफेस का नाम रख दिया जाए गॉसियन सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। क्या बोलता है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा होगा देखो, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ which is applicable only for closed surface। पहली बात सिर्फ closed surface के लिए valid है। दूसरी बात, this gives relation between electric flux and electric flux of closed surface called Gaussian surface and charge enclosed by the surface। यानी उसके क्लोज सरफेस के फ्लक्स और उसके चार्ज के बीच में रिलेशन देता है। अब स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का? तो स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है मैंने, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught गुना टाइम्स the net charge enclosed by the surface। तो जैसे देखो Q inside, Q in का मतलब हुआ Q inside, टोटल चार्ज जो उस सरफेस के अंदर है उसको 1 by epsilon naught या यूं कह लो epsilon naught यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। सीधा है, गॉस का कहना है कि सरफेस ले लो, नेट चार्ज देख लो और चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं, दूसरा फॉर्मूला अभी और लिखता हूं इसके बारे में और फिर बताता हूं क्या क्या होगा। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करो और इसको आप राइट डाउन कर दो। ओके, एक बार वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो। तो दोस्तों ये हमारा फ्लक्स निकल गया क्लोज सरफेस के लिए, ये गॉस का स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ एक दो बात और हमें जानना चाहिए। पहली बात, ये जो Q इनसाइड है, Q इनसाइड, तो Q इनसाइड का मतलब है ये इनसाइड चार्ज है ना। अब ये इनसाइड चार्ज मतलब उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, इसमें वी मस्ट हैव टू consider the sign of charges inside the surface। ओके, तो मतलब प्लस चार्ज को प्लस लिखना है, माइनस चार्ज को माइनस लिखना है। अगर ढेर सारे चार्ज हैं तो अलजेब्रिकली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको लिखना है, मतलब चार्ज को साइन के साथ लिखना है। मैं एक एग्जांपल में आपको भी और दिखाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्लक्स निकालने का ये तरीका गॉस ने बताया, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ्लक्स निकालने का हमारे पास ये भी एक तरीका है, E.dA। ये जो हमने फ्लक्स के समय पढ़ा था, तो ये गॉस का तरीका है, ये जनरल रूल है। लेकिन अब यहां पे एक सिंबल पुट कर देंगे तो उससे ये पता लगेगा कि ये क्लोज सरफेस के लिए है। क्या करते हैं सिंबल? तो देखो क्या करते हैं, अगर ये बस आपके समझने के लिए, इसका कुछ अलग से मतलब नहीं है, बस देखो इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे अगर राउंड लगा दोगे तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस, तो ये राउंड लगा देने से क्या हो जाता है कि ये फ्लक्स किसका कैलकुलेशन, ये फ्लक्स किसके लिए कैलकुलेट किया गया? तो क्लोज सरफेस के लिए। तो देखो
तो क्लोज सरफेस के लिए एक मेथड हमारे पास ये है, कुछ नहीं है, E डॉट डी ए। ये सर्कल से कुछ आपका नया नहीं होने वाला, सर्कल ये सिर्फ बता रहा है कि ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, ओके। और ये गॉस है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों से आउटकम, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो तो सेम ही आना है, चाहे आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करो या गॉस के थ्रू कैलकुलेट करो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों में से सेम अगर फ्लक्स दोनों मेथड से आता है तो हम ये भी लिख सकते हैं, E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, तो गॉस लॉ का एक ये भी फॉर्मेट है। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या किया हमने, फ्लक्स गॉस ने निकाला, फ्लक्स हम लोग पहले भी निकालते आ रहे थे, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट तो सेम ही आना है क्लोज सरफेस के लिए। तो क्यों ना इनके आप RHS को इक्वेट कर दो, तो ये भी आपका गॉस लॉ का ही एक फॉर्म हो गया। आप बुक्स में देखोगे कि इसको भी गॉस लॉ ही बोलते हैं, तो कुछ है नहीं, आपके सामने मैंने बताया ऐसा क्यों है। तो दोस्तों E डॉट डी ए इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात और ध्यान रखो, मान लो कि गॉसियन सरफेस, यानी कि वह सरफेस जिसके लिए आप गॉस लॉ लगाने वाले हो, उसका साइज और शेप कुछ भी हो सकता है। तो मान लो यहां पे अंदर में एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा है -Q3 एंड फोर्थ है Q4। तो और ये अपना है कौन, गॉसियन सरफेस। इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं गॉसियन सरफेस। तो कोई पूछे कितना फ्लक्स हुआ, तो बस गॉस तो क्या बोलता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सी बात है, तो टोटल चार्ज देखो Q4 सरफेस के बाहर है, उससे अपने को मतलब नहीं है, सरफेस के बाहर वाले से कोई फ्लक्स नहीं आना है, क्योंकि उससे जो लाइन निकलेंगी वो इसको दो बार क्रॉस करेंगे, उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ उन चार्जेस के बारे में सोचेंगे जो सरफेस के अंदर है। तो सरफेस के अंदर कौन कौन है, Q1, Q2 और Q3। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम यहां देख रहे होगे कि जो चार्ज प्लस है, उसको मैंने प्लस लिखा है और नेगेटिव चार्ज को मैंने नेगेटिव रखा है। तो ये बात मैंने यहां पे लिखा है कि जब भी आप गॉस लॉ का यूज करें तो चार्जेस को साइन के साथ जरूर रखें, ओके। तो ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका ये इक्वेशन आया। अब सवाल है, ये सब देख लो, एक बार इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। लिख लिया आपने, चलो ठीक है। तो अब देखो, अब सवाल क्या है कि आखिर इस गॉस लॉ से फायदा क्या हुआ। फ्लक्स तो हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक फायदा हुआ कि गॉस से कम मैथमेटिक्स का यूज करके आप किसी भी सरफेस का जो कि क्लोज्ड है, आप उसका फ्लक्स निकाल सकते हो। लेकिन फ्लक्स निकालना मेरा मेन एम नहीं है। साइंटिस्ट लोगों का मेन एम क्या था कि गॉस से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन तक पहुंचे। तो कैसे पहुंचेंगे, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये जो फॉर्मेट आपको यहां पर लिखा हुआ है ये आपको वहां तक पहुंचा देगा। क्योंकि इसमें तुम देख सकते हो कि LHS में E का यूज किया हुआ है। अब ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर, क्योंकि जिसके लिए फ्लक्स निकालते हो वहां पे नेट फील्ड की बात करते हैं। तो हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन में अगर ये सारी चीजें, एरिया, चार्ज, एप्सिलॉन नॉट पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच सकते हैं। तो गॉस लॉ को टेक्निकली यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने में, और अदरवाइज फ्लक्स निकालने का तो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि कैसा भी सरफेस ले लो उसके लिए गॉस लॉ वैलिड है साइज और शेप में, लेकिन सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको एक बार लिख लिए होगे। तो सुनो, अब थोड़ा वीडियो हो गया है लंबा, क्योंकि केवल थ्योरेटिकल चीज है, बहुत सारी चीजें मैंने बोली है।
तो आप क्या करोगे, आज ढंग से फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये आज वाला, ये सब वीडियो को फिर से, या आपने कॉपी पे आपने लिख लिया होगा तो उससे भी देखो और सुनो भी, 2-3 बार सुनना, इसको बार बार सुनना, है ना। तब नेक्स्ट में इसका एप्लीकेशन, जबरदस्त एप्लीकेशन, फील्ड का कैलकुलेशन हो या फ्लक्स के ऊपर अभी हमने बहुत प्रॉब्लम करने हैं। अभी तो आपने फ्लक्स और गॉस का बस देखा, डेफिनेशन देखा, चीजों को समझा। अब इनका मेन एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो इनफाइनाइट रॉड का जो हम लोग पहले फील्ड कैलकुलेट कर रखे हैं उसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग इनफाइनाइट शीट का, कंडक्टिंग स्फेयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का, हॉलो, सॉलिड, सब ढेर सारा कैलकुलेशन होगा जो इसमें गॉस हम लोग को मदद करेगा। तो इसलिए आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए, ठीक है, और इसको आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक, ओके।